पहले ही किया जा चुका है रिहा। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की, जो इस वक्त सियासी रार की बड़ी वजह बना हुआ है। संदेशखाली में सीबीआई की छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार मिलने के बाद पश्चिम बंगाल की जो पूरी सियासत है वो गर्म हो गई है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो टीएमसी पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग कर डाली। तो वहीं टीएमसी ने सीबीआई के इस पूरे अभियान को झूठा करार दिया है और छापेमारी के वक्त को लेकर सवाल उठाए हैं। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई की छापेमारी जारी है। बता दें कि शुक्रवार को भी ईडी और सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए थे। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की एक बम निरोधक टीम भी संदेशखाली के अगरहाटी गांव पहुंची थी। संदेशखाली में शुक्रवार को दिन भर चली तलाशी के दौरान सीबीआई ने हथियार और कारतूस बरामद किए। सीबीआई की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में तस्वीरों के साथ दावा किया गया कि हथियारों के साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जेल में बंद तृणमूल नेता शेख शाहजहां का सचित्र पहचान पत्र भी इसमें शामिल है। सीबीआई ने बताया कि 3 विदेशी रिवॉल्वर, एक भारतीय रिवॉल्वर, कोल्ट कंपनी द्वारा निर्मित पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक रिवॉल्वर, एक विदेशी पिस्तौल, एक देशी बंदूक और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए। वहीं इस मामले में भाजपा ने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर प्रतिबंध लगाने और उसे आतंकी संगठन घोषित करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि संदेशखाली में बरामद विस्फोटकों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा था। वहीं दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ममता के राज में न मां सुरक्षित है, न माटी और न ही मानुष। তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান ডিক্লেয়ার করে টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করছে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিমি বা পিএফআই এর সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই, আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জি সোল রেসপন্সিবল। ममता के राज में ना तो मां सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है। वहां पर सुरक्षित है तो शाहजहां शेख जैसा बलात्कारी सुरक्षित है, वहां सुरक्षित है तो आतंकवादी सुरक्षित है, वहां सुरक्षित है तो ईडी पर हमला करने वाले गुंडे सुरक्षित हैं। कि ममता बनर्जी या इस बात का उत्तर दें कि जो एनएसजी के कमांडो ने जिस तरह से वहां हथियारों की बरामदगी की है, इन हथियारों की बरामदगी के बाद क्या उनको सीबीआई की जांच रोकने का, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने का किसी भी प्रकार का कोई नैतिक अधिकार है क्या? वहीं टीएमसी ने सीबीआई के इस पूरे अभियान को झूठा करार देते हुए छापेमारी के वक्त को लेकर सवाल उठाया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव के दिन संदेशखाली में छापेमारी करने के लिए सीबीआई के खिलाफ शिकायत की है। अपनी शिकायत में टीएमसी ने कहा है कि इसका चुनाव पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर संदेशखाली का मुद्दा पश्चिम बंगाल की चुनावी तपिश को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संदेशखाली में ये जो पूरा जो सियासी तपिश जिसकी हम बात कर रहे हैं, दरअसल इसकी शुरुआत कब से हुई, संदेशखाली में कब क्या क्या कुछ हुआ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम जो है वो 5 जनवरी से शुरू हुआ, जब राशन वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने शेख शाहजहां के घर तलाशी अभियान चलाया था। और इस तलाशी अभियान के बाद शाहजहां के गिरोह ने ईडी के अधिकारियों पर हमले किए। 1000 लोगों की भीड़ उसमें शामिल रही और ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला किया गया और उसके बाद पूरे देश भर में इसको लेकर हंगामा हुआ। इस मामले में टीएमसी के प्रमुख कार्यकर्ताओं शिबू हाजरा और उत्तम सरदार का नाम सामने आया। ये टीएमसी के प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं
और इसमें जो ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने भीड़ को उकसाया था, भीड़ को इकट्ठा किया था और उस पूरे ऑपरेशन को अगर कहा जाए तो उसको अंजाम दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। फरवरी 9 आता है। फरवरी 9 को महिलाओं ने, संदेश खाली के महिलाओं ने उग्र प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोपी हजरा की प्रॉपर्टी पर हमला कर उसको आग के हवाले कर दिया। उसमें पोल्ट्री फार्म और दूसरी चीज थी जिसको आग के हवाले कर दिया। अगले दिन फरवरी 10 को मामले में उत्तम सरदार की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा इसको लेकर के ह्यू एंड क्राई मचाया जा चुका था। बीजेपी की तरफ से, दूसरी पार्टियों की तरफ से विरोध किया जा रहा था। फरवरी 12 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के रेप का आरोप लगाया और उसके बाद जो महिलाओं की वॉइस थी उसको लेकर के जो तमाम केंद्रीय मंत्री थे और जो दूसरी नेता थे वो सामने आने लगे और बताया गया कि किस तरह से अत्याचार संदेश खाली के महिलाओं के साथ हुई है। महिला पुलिस टीम ने उसके बाद संदेश खाली गांव का दौरा किया। तब तक संदेश खाली का जो पूरा संदेश था वो लगभग दुनिया भर में जाने लगा था। वहां की महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से बर्बर अत्याचार हुए थे उसकी बात हुई थी। फरवरी 14 को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का कई अधिकारियों को नोटिस दिया गया और यह कहा गया कि भाई ये किस तरह से पूरा मामला चल रहा है। यह फरवरी 14 की बात है। बंगाल के कई अधिकारियों को नोटिस भेजा गया इस पूरे मामले में और उसके बाद से यह पूरा मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा। भाजपा सांसद सुकांता मजूमदार की शिकायत आई कि संदेश खाली गांव में घुसने के दौरान पुलिस ने उन्हें चोटिल किया, तो पुलिस ने उस गांव की लगभग नाकेबंदी कर दी थी। किसी को उसमें जाने नहीं दिया जा रहा था और कोई भी वहां पर जा रहा था तो उसको घुसने से मना किया जा रहा था। 17 फरवरी की बात करें तो पुलिस ने गैंगरेप और जान से मारने का मामला दर्ज किया बहुत दबाव के बाद और आरोपी बने हजरा और उत्तम सरदार। इसमें उत्तम सरदार और हजरा को आरोपी बनाया गया। 17 फरवरी को गैंगरेप और जान से मारने का मामला जो है वो दर्ज किया गया। फरवरी 18 की बात करें तो शिबू हजरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें से जो एक आरोपी था शिबू हजरा, उसको 18 फरवरी को पुलिस गिरफ्तार करती है। इस बीच में लॉकेट चैटर्जी का बयान आता है, महिलाओं के साथ अत्याचार इराक और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में महिलाओं की हालत को दिखाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इराक जैसे मुल्कों में भी इस तरह महिलाओं की हालत नहीं हुई है जिस तरह से संदेश खाली में बर्बर अत्याचार महिलाओं के साथ किए गए हैं। फरवरी 20 कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लिया और पश्चिम बंगाल सरकार से कड़े सवाल किए। बहुत सारे मामलों पर सवाल जवाब किए और पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कानून व्यवस्था कहां ध्वस्त हो गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां को सरेंडर करने को कहा। सरकार ने हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों सरकार जो है, ममता सरकार, वो शेख शाहजहां को बचा रही है और शेख शाहजहां ने अब तक सरेंडर क्यों नहीं किया। 21 फरवरी को बंगाल के डीजीपी ने कहा कि हर शिकायत को पुलिस सुनेगी। तब तक आप ये समझिए कि जबरदस्त तरीके से जो दबाव था वो पुलिस के ऊपर भी आ चुका था, सरकार के ऊपर भी आ चुका था। ये पूरा मामला एक्सपोज हो चुका था। बंगाल के डीजीपी ने कहा कि हर महिला की शिकायत सुनी जाएगी, हर व्यक्ति अपनी शिकायत दे सकता है और उसके साथ न्याय किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने कहा कि इस पूरे मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह बात ध्यान देने के लिए है कि इसके पहले पुलिस पूरे मामले को खारिज कर रही थी। बाद में जब दबाव पड़ा तो कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और आगे शेख शाहजहां को सरेंडर करने की बात कही गई। फरवरी 22 को ग्रामीणों ने शेख शाहजहां के गैंग के सदस्यों द्वारा कब्जाए गए बच्चों के पार्क को मुक्त कराया। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण के बाद जो ग्रामीण थे उनमें थोड़ा हौसला आया और उसके बाद जो जमीनें कब्जा की गई थी शेख शाहजहां की तरफ से और खासतौर पर बच्चों का जो पार्क था उसको शेख शाहजहां के कब्जे से मुक्त कराया। फरवरी 23 को संदेश खाली में हिंसक प्रदर्शन हुआ और टीएमसी नेताओं की संपत्ति को गांव वालों ने आग के हवाले कर दिया और अब इसके बाद जो गांव के लोग थे वो मुखर हुए। उन्होंने कहा कि बहुत हुआ ये अत्याचार, इस अत्याचार को नहीं सहेंगे। फरवरी 24 को टीएमसी नेताओं के दल ने गांव का दौरा किया। ये 24 फरवरी को, यानी कि टीएमसी के जो नेता थे वो जा सकते थे, वो वहां पर गए थे और उन्होंने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की और कहा कि सब मामला शांत हो जाएगा। लोगों को आश्वासन दिया गया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये टीएमसी के नेताओं की बात है। 24 फरवरी को वो गांव पहुंचे थे, उनको जाने दिया गया। 25 फरवरी की बात है। टीएमसी महासचिव ने कहा कि पार्टी शाहजहां का बचाव नहीं कर रही है। यह टीएमसी की तरफ से आया क्योंकि यह बार बार कहा जा रहा था कि आखिर शेख शाहजहां है कहां, वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद। और उन्होंने कहा कि शेख शाहजहां का बचाव कहीं भी किसी भी तरह से जो टीएमसी है वो नहीं कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने इस बीच में कहा कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। यहां पर एक स्थिति इस तरह से लाने की कोशिश की गई कि हाईकोर्ट ने दरअसल ये मामला चल रहा है और उसने ही इस पर रोक लगाई है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस चीज को खारिज किया और अगले दिन फरवरी 26 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और पुलिस आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, और इस तरह की एम्बिग्युइटी लाने की जरूरत नहीं है कि किसी भी तरह से कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हो। फरवरी 27 को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। कहा यह पूरा जो घटनाक्रम है इसके बारे में राज्य सरकार रिपोर्ट दे। ये सीवी आनंद बोस जो राज्यपाल है उन्होंने कहा कि 72 घंटे के भीतर राज्य सरकार इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपे और बताए कि इस पूरे प्रकरण में अब तक क्या हुआ है और राज्य सरकार की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है। 72 घंटे के अंदर यह रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। फरवरी 28 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आदिवासी लोगों की संपत्ति कोई नहीं छीन सकता। तब तक ये जो पूरा मामला था इसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सियासत भी थी और किस तरह से शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही साथ आदिवासियों की संपत्ति को हड़पे जाने का जो प्रश्न उठाया जा रहा था उस पर ममता बनर्जी का यह बयान आया था। हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली गांव जाने की अनुमति दी और कहा कि आखिर क्यों जो दूसरे दल के नेता हैं वो नहीं जा सकते, उनको भी वो जा सकते हैं। और जब हाईकोर्ट पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी तो हाईकोर्ट ने उनको आदेश दिया कि पुलिस को आदेश दिया दरअसल कि उनको इजाजत दी जाए संदेशखाली जाने की। फरवरी 29 को 55 दिनों की फरारी के बाद शाहजहां शेख गिरफ्तार होता है और 10 दिनों की पुलिस कस्टडी में उसको भेज दिया जाता है। 55 दिनों तक उसने फरारी काटी। पुलिस, ऐसा कहा जा रहा है कि वो पुलिस के संरक्षण में था और 55 दिनों के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। और जब वो जो उसके वीडियोस आए सामने, वो वी का, विक्ट्री का सिंबल बनाते हुए, वो भी बहुत सारे लोगों को आकरा। बहरहाल 6 मार्च को हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली। इसमें भी 26 घंटे से ज्यादा मिल गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस सीबीआई को इस पूरे मामले की मामले में शाहजहां शेख की कस्टडी देने के लिए तमाम आनाकानी हुई और लगभग 1.5 दिन के बाद शाहजहां शेख की जो कस्टडी थी वो मिली सीबीआई को। 30 मार्च को ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शेख शाहजहां की कस्टडी मिली, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले की जांच कर रहे थे। इसमें राशन घोटाला था, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग थी, इसमें जमीन कब्जाने का मामला था, तो तमाम सारे मामले थे शेख शाहजहां के खिलाफ। और 30 मार्च को ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शेख शाहजहां की कस्टडी मिली। उसने भी इस पूरे मामले में पूछताछ की और 14 दिनों के बाद यानी कि 14 अप्रैल को पीएमएलए कोर्ट ने शेख शाहजहां को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी के अनुरोध के बाद ईडी ने कहा कि हमारी जो जांच है वो पूरी हो गई है, तो 14 फरवरी को शेख शाहजहां को जो न्यायिक हिरासत है उसमें भेज दिया गया। 26 अप्रैल यानी कि हम कल की बात कर रहे हैं, संदेशखाली में कई ठिकानों पर सीबीआई के छापे, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ये जो है अभी जो ताजा घटनाक्रम है वो यही है और आज भी वहां पर छापे मारे गए हैं, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स मिले थे कि जो शेख शाहजहां के जो सहयोगी हैं उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद छिपाया गया है। संदेशखाली हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ममता सरकार। इसमें 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है ये पूरा अब, और ये किस तरह से पूरा जो मामला है वो आखिर अब एक नई सियासत को भी जन्म दे रहा है, क्योंकि एक तरफ जो कहा जा रहा है आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनको बचाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इसको लेकर के पूरी सियासत गर्म है और इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस विषय पर अपने खास मेहमानों को जोड़ेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।